एक हॉस्पिटल में एक मरीज के लिए लाया जाता है और उस मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब होती है। उसके पेट में दर्द होता है और वो दर्द की वजह से मरीज जो था बहुत परेशान था, व्याकुल था। उसके परिवारजन जो होते हैं उस मरीज को हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं। उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति डॉक्टरों के पास दौड़ करके आता है, जहां पर डॉक्टर लोग बैठे हुए थे अपनी केबिन में, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तब वो व्यक्ति दौड़ करके आता है और डॉक्टरों से कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप कृपया करके उन्हें देख लीजिए और उन्हें भर्ती कर लीजिए। उस व्यक्ति की बात सुन करके वो डॉक्टर जो होते हैं वहाँ से जाते हैं और उस मरीज के लिए तत्काल एडमिट यानी भर्ती कर लेते हैं और भर्ती करने के बाद उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। जब उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आता है तब वो डॉक्टर को अपने पास बुला करके कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मेरा अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए और मुझे जल्दी से सही कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए एक प्राइवेट वार्ड शिफ्ट कर दीजिए, मुझे एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए और इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी और होशियार नर्स हो उसे मेरी देखरेख के लिए लगा दीजिए। डॉक्टर उस मरीज की शर्त को मान लेता है और उसे तत्काल एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करके उस हॉस्पिटल की जो सबसे होशियार नर्स होती है उसके लिए, उस मरीज की देखरेख के लिए तैनात कर दिया जाता है। इधर जब नर्स जो डॉक्टर की बात मान करके उस मरीज के रूम में जैसे ही पहुंचती है, वार्ड में पहुंचती है, तो मरीज को देख करके एकदम से दंग रह जाती है, चौंक जाती है। आखिर वो मरीज कौन लगता था उस नर्स का, उसका क्या रिलेशन था, क्या संबंध था, जो उसे देखते ही वो चौंक गई और एकदम से लौट करके वापस चली गई। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का। एक सुरेश नाम का जो लड़का होता है वो अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ रहता है, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नाम रेखा था। रेखा जो थी दिखने में बहुत सुंदर थी और संस्कारी महिला थी, घर में बड़े आनंद से रहती थी और सभी का मान सम्मान करती थी। लेकिन उसकी सास जो थी वो उसे बिल्कुल भी देख नहीं सकती थी। वो हर समय उससे कलेश करती थी, उसे गाली गलौज करती थी और उस पर झूठा आरोप लगाया करती थी। तो रेखा की सास ने उनसे लड़ाई झगड़े कर करके उसे अपने घर से निकाल दिया, यानी अपनी बहू के लिए अपने घर से निकाल दिया। और रेखा जो थी बेचारी परेशान होकर के अपने पिताजी को बुलाकर अपने मायके चली गई। और मायके जाने के बाद में उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा पति भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया, लगभग 2 सालें बीत चुकी। उनके बीच में इसी विवाद को लेकर के तलाक हो गया और तलाक होने के बाद में, क्योंकि वो एक दूसरे से पति पत्नी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इस वजह से सुरेश जो लड़का था वो अपनी पत्नी रेखा को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने माँ बाप के दबाव में आकर उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। अब रेखा जो थी बहुत परेशान रहने लगी, अपने पति की यादों को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहते थे। जब 2 सालें बीत गईं तो उसने अपने पति की यादों को भुलाने के लिए एक हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो नर्स का कोर्स किए हुई थी। इस वजह से वो हॉस्पिटल में जाकर के एक नर्स का कार्य करने लगी और जब वो सारे दिन मरीजों में लगी रहती थी तब उसे अपने पति की याद कम आती थी और वो उन्हीं यादों को भुलाने के लिए उस हॉस्पिटल में ड्यूटी करने लगी थी। एक दिन वही व्यक्ति सुरेश की तबीयत खराब हो गई। एक दिन सुरेश की तबीयत खराब हो गई तो सुरेश के परिवारजन जो थे उस सुरेश को लेकर के उसी हॉस्पिटल में उसे लेकर के आते हैं और उसे तत्काल भर्ती करा देते हैं। और भर्ती कराने के बाद में, क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द था, इस वजह से जब उसे भर्ती कराया गया तो भर्ती कराने के बाद में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम भर्ती हो जाओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, तब तक तुम्हारी जांच आ जाएगी, तुम्हारा सैंपल हम भिजवा दे रहे हैं और जैसे ही जांच आएगी उसके बाद में हम आगे का ट्रीटमेंट देखते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है।
डॉक्टर ने तुरंत उसे भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया और उसका सैंपल जो लैब में भिजवा दिया जांच के लिए। और जब धीरे धीरे 2-1 दिन बीतता है तो सुरेश की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। तब सुरेश जो होता है डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब हमारे लिए एक पर्सनल वार्ड जो है प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा दीजिए और इस हॉस्पिटल की जो सबसे होशियार नर्स हो उसकी देख रेख के लिए हमारे पास कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, केवल हमारा इलाज अच्छा होना चाहिए, हमारी केयर अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, आपकी जो भी इच्छा हो हम आपको एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं और इस हॉस्पिटल की सबसे होशियार नर्स के लिए आपकी केयर के लिए छोड़ देते हैं। साथियों, उसे तत्काल प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कराने के बाद में डॉक्टर जो होते हैं रेखा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि परसों जो मरीज आया है सुरेश नाम का, उसका ट्रीटमेंट आपको करना है, आपको उसकी केयर करनी है, आपको देखभाल करनी है। उसे नहीं पता था रेखा के लिए, वो तो मरीज तो हॉस्पिटल में आते जाते रहते हैं, उसने इस बारे में विचार नहीं किया कि है ये हमारा ही कोई पर्सनल निकलेगा। और डॉक्टर की बात मान करके वो उस सुरेश के वार्ड में पहुंच जाती है। सुरेश के पास जैसे ही पहुंचती है और उसकी नजर जैसे ही सुरेश पर पड़ती है तो वो एकदम देख करके दंग रह जाती है और उसे देख करके सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो तत्काल लौट करके डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और डॉक्टर के पास जाकर के कहती है, डॉक्टर साहब हमारी ड्यूटी आप उस वार्ड से निकाल के कहीं अंत लगा दीजिए, कृपया करके हमें उस वार्ड में मत भेजिए। डॉक्टर कहता है क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है उस वार्ड में, क्या परेशानी है? वो कहती है कि डॉक्टर साहब जो पेशेंट है ये मेरा 2 साल पहले मेरा इस पेशेंट से तलाक हो चुका है, ये मेरा तलाकशुदा पति है, 2 साल पहले मेरा इससे तलाक हो गया। डॉक्टर कहने लगा, देखिए हॉस्पिटल में रिश्ते नाते नहीं देखे जाते, यहाँ तुम्हारा काम है पेशेंट का इलाज करना और तुम इलाज करो, तुम्हें रिश्तों से क्या मतलब, तुम्हारा तो तलाकशुदा पति है, अब तो तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है उससे। हॉस्पिटल में अगर कोई दुश्मन भी आ जाए तब भी हमें उसे भर्ती करना होगा, उसका ट्रीटमेंट करना होगा, उसकी देखरेख करनी होगी और तुम रिश्ते नातों को मत देखो और एक नर्स के हिसाब से उसकी केयर करो। डॉक्टर की बात ये मान लेती है, उसके पास फिर दूसरा कोई चारा नहीं बचता है और डॉक्टर की बात मान करके सुरेश के वार्ड में पहुंच जाती है और उसकी अच्छे तरह से देखरेख करने लगती है। जैसे एक नर्स का कार्य होता है वो अपने नर्स का कार्य करने लगती है। तब सुरेश उससे रेखा से पूछता है, बताओ कैसी हो तुम और यहाँ ड्यूटी कब से करने लगी? वो कहती है, देखिए आप अपना काम से काम रखिए, हमारी पर्सनल लाइफ में आपको दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आप एक पेशेंट हैं और मैं एक नर्स हूं, तो नर्स के प्रति मैं आपकी देखरेख अच्छे से कर रही हूं, बल्कि हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। ये कह करके और वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वो फिर आती है और टाइम पर उस सुरेश के लिए दवा गोली देने के बाद फिर वहाँ से चली जाती है। सुरेश जो था अपनी पत्नी को देख करके व्याकुल होने लगा, उसके अंदर की फीलिंग जागने लगी, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम करता था जितना उसकी पत्नी उससे करती थी। लेकिन वो एक दूसरे की यादों को भुला नहीं पा रहे थे। सुरेश ने अपने माँ बाप के दबाव में आकर के तलाक जरूर ले लिया था, लेकिन वो अपनी पत्नी को भुला नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं किस हिसाब से अपनी पत्नी से वार्तालाप करूं, किस हिसाब से मैं अपनी पत्नी के नज़दीक पहुंचूं। ये सोच करके रात्रि के लगभग 10 बज जाते हैं। तब वह जोरों से चिल्लाने लगता है और उसी सुरेश के वार्ड के सामने एक केबिन बना हुआ था जिसमें डॉक्टर लोग बैठ करके खाना खाते थे और आराम करते थे। तब सुरेश जो होता है रात्रि के 10 बजे उधर डॉक्टर लोग खाना खा रहे थे और रेखा भी उसी केबिन में बैठी हुई थी अपने स्टाफ के साथ में, और सुरेश बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। रेखा जो होती है दौड़ करके आती है और सुरेश से पूछती है आखिर क्या हुआ, और सुरेश जो होता है चिल्ला रहा था। तब रेखा ने उसे उठाया और बड़े प्रेम से उसकी पीठ को सहलाया और उसके पेट को चेक किया कि आखिर बात क्या है। उसी समय सुरेश का मुंह और रेखा का मुंह एक दूसरे से टच हो जाता है। तब
वो अपनी पिछली यादों को ताज़ा करने लगते हैं। वो भी अपनी पिछली यादों को याद करने लगते हैं, रेखा भी अपनी पिछली यादों को याद करने लगती है। इसी प्रकार से 1-2 मिनट बीत जाता है, उसके बाद रेखा जो होती है एकदम से पीछे हट जाती है और अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और फिर वहां से चलने लगती है। तब सुरेश कहता है कि रेखा, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो जितना कि मैं करता हूं, क्योंकि हमारी मजबूरी रही जो हमने तुम्हें तलाक दिया। तब सुरेश कहने लगा, रेखा मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो कि जितना कि मैं तुमसे करता हूं। तलाक लेने की स्थिति में तो मैं नहीं था, लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर के मैंने तुमसे तलाक ले लिया। लेकिन मैं आज भी तुमको भूला नहीं हूँ, उतना ही प्रेम करता हूँ जितना पहले करता था। रेखा जो थी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और उसे लिटार करके वहां से बाहर चली जाती है। उसके बाद 2-4 दिन बीतते हैं और सुरेश की तबीयत जो थी और बिगड़ती जाती है। उधर जो रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा था, रिपोर्ट जब वापस आती है, डॉक्टर जो होता है रिपोर्ट देख करके सुरेश से कहता है कि तुम्हारी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो जल्दी से जल्दी तुम किसी व्यक्ति को तलाश करो जो तुम्हें अपनी किडनी दे सके और तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ये बात सुरेश के घर तक पहुंचती है तो सुरेश के घर वाले तत्काल हॉस्पिटल में आ जाते हैं और रेखा ने जब अपने सास ससुर को जब देखा तो वो साइट हो जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसका तलाक हुआ था और वो उनको अपनी ना तो शकल दिखाना चाहती थी और ना ही शकल देखना चाहती थी। वो साइट हो जाती है और फिर सुरेश कहता है, अपने माँ बाप को सारी बात बता देता है कि हमारी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आप जल्दी से जल्दी इनकी किडनी का इंतजाम कीजिए, नहीं तो ये किसी भी समय मर सकते हैं। सुरेश के पिता जो होते हैं तत्काल किसी व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे किडनी हम लेकर के अपने बच्चे के लिए दे सकें, क्योंकि हमने जो भी पैदा किया है, जो भी दौलत कमाई है, वो केवल अपने बच्चे के लिए कमाई है। अगर हमारा बच्चा नहीं बचा तो फिर ये दौलत किस काम की। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति किडनी देने वाला नहीं मिला। उसके बाद में उसकी तबीयत जो थी सुरेश की और बिगड़ती चली गई और एक समय ऐसा आया कि सुरेश जो था बेहोश हो गया। इधर रेखा जो थी सुरेश को बेहोश देख कर के बहुत व्याकुल होने लगी, परेशान होने लगी, क्योंकि वो अपने पति से उतना ही प्रेम करती थी जो तलाक से पहले करती थी। वो अभी भूल नहीं पाई थी। उसने विचार किया कि कहीं कोई किडनी वाला नहीं मिल रहा है और मेरा पति मेरे आंखों के सामने अगर मर गया तो सबसे बड़ा पाप मुझे लग जाएगा और मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी। ये सोच करके रेखा ने डॉक्टर से बात की, अगर कोई किडनी वाला नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी एक किडनी अपने पेशेंट को दे सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो हम तुम्हारी किडनी इसे दे देंगे। रेखा ने देरी नहीं की और ऑपरेशन थिएटर में जाकर के अपनी किडनी को निकलवाया और सुरेश के लगवा दी, क्योंकि सुरेश का फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गया और सुरेश की तबीयत में सुधार आने लगा। अब धीरे धीरे जब सुधार आया तब डॉक्टर ने सुरेश को बताया कि सुरेश, तुम्हारी जो नर्स थी, इस नर्स ने हमें सारी हकीकत बता दी है कि तुम उसके पति हो और तुम्हारा 2 साल पहले तलाक हो चुका है। तो जो रेखा नर्स तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही थी, जब कहीं से किडनी नहीं मिली तो उसने अपनी एक किडनी तुम्हें देकर के तुम्हें प्राण दान दिया है, तुम्हें बचाया है। यह सुनकर के सुरेश जो होता है भावुक हो जाता है और फप के रोने लगता है कि आखिर कहाँ गई वो। वहां पर सभी लोग खड़े थे, सुरेश के माँ बाप भी खड़े थे, स्टाफ के सभी लोग खड़े थे और भी नर्स खड़ी थी, लेकिन रेखा दिखाई नहीं दे रही थी। सुरेश रोने लगा और कहने लगा, डॉक्टर साहब, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन रेखा दिखाई नहीं दे रही है, जिसके लिए मैं देखने को काफी देर से परेशान हूँ। डॉक्टर कहने लगे, पता नहीं, तुम्हें किडनी देने के बाद में रेखा यहाँ से चली गई, लेकिन ये भी बता करके नहीं गई है कि वो कहाँ जा रही है। ये सुनकर के सुरेश जो होता है बुरी तरह से रोने लगता है, कौली भर लेता है अपने माँ बाप की और कहता है कि तुमने हमारी पत्नी के साथ में बहुत बुरा किया।
जिस पत्नी के लिए तुमने घर से निकाला, आज वही पत्नी ने हमारी जान बचाई है। तुमने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हमारे जान बचाने के लिए किडनी दे सकता था। आज सुरेश बहुत भावुक हो जाता है, रोने लगता है और फिर वहां से डिस्चार्ज होकर के अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है और अपनी ससुराल पहुंचता है। उसने सोचा कि शायद अपने मायके गई होगी, क्योंकि सुरेश की पहले से हर जगह देखी हुई थी अपने ससुराल में। तब वो ससुराल में जाकर के देखता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ तो तुम्हारे जो ससुराल वाले थे वो अपना मकान बेच करके कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। ये बात सुनने के बाद में सुरेश और भी ज़्यादा व्याकुल होता है। उसकी आंखों से आंसू की धारा नहीं रुक रही थी। सोच रहा था कि जिस पत्नी ने मुझे जीवन दान दिया, आज वही पत्नी से मैं दूर हूँ और वही मुझे छोड़ करके चली गई, क्योंकि उसका दिल हमने और हमारे माँ बाप ने बहुत दुखाया, इस वजह से वो हमसे दूर है। आज बहुत व्याकुल है। तब सुरेश के माँ बाप जो होते हैं सुरेश को लेकर के उसकी ससुराल से घर ले जाते हैं, लेकिन सुरेश जो था बहुत दुखी था, बहुत परेशान था अपनी पत्नी के लिए। लेकिन सुरेश के माँ बाप ने रेखा के लिए पहले ही अपने घर में ले जा करके बिठा लिया था और उससे बार बार माफ़ी मांगी थी कि बहू हमें क्षमा कर दो, हम अपनी करनी पर बहुत पछता रहे हैं, हमें बहुत अफसोस है कि हमने तुम जैसी संस्कारी बहू के लिए घर से निकाल दिया। इधर सुरेश को कुछ पता नहीं था और सुरेश को लेकर के जैसे ही घर पहुंचे तो देखा कि सुरेश की पत्नी घूंघट मारे हुए नई नवेली दुल्हन की तरह थाली में आरती लिए खड़ी थी। और सुरेश जैसे ही डेयरी पर पहुंचता है तब वो आरती उतारने लगती है। तब सुरेश कहता है कि पिताजी, समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर ये कौन महिला है जो नई नवेली दुल्हन की तरह और मेरी आरती उतार रही है। तब सुरेश जो होता है उसके घूंघट को जब उठाता है और अपनी पत्नी रेखा को देखता है तो खुशी के मारे कूदने लगता है और अपनी पत्नी की कौली भर लेता है। और फिर खुशी की वजह से उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और अपनी पत्नी की बार बार कौली भरता है, चूमता है और कहता है कि आखिर तुम हमें छोड़ करके हॉस्पिटल से कहाँ चली गई थी। तुमने हमें जीवन दान तो दे दिया, लेकिन अगर तुम हमको नहीं मिलती तो हम जीवित नहीं रहते। जीवन दान देने वाला ही अगर हमको नहीं मिलता तो हम ऐसी जिंदगी को जीकर क्या करते। वो बार बार अपनी पत्नी की कौली भर लेता है और उस सुरेश के माँ बाप भी अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमको बहू क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में। तुम जैसी बहू को पाने के लिए लोग तपस्या करें तब भी वो नहीं मिलेगी, लेकिन हमने अज्ञानतावश पूर्ण आपको घर से निकाल दिया। अब तुम हमारे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बन करके रहोगी और जीवन भर तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी हमारी तरफ से। ये घर, ये राजपाट, ये धन दौलत सब तुम्हारे हवाले करते हैं हम और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम इस घर की मालकिन हो। बड़े आनंद के साथ में सुरेश और उसकी पत्नी रेखा जो है रहने लगे हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से उनके जीवन में खुशहाली आ गई। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम जिस व्यक्ति के लिए बुरा कहते हैं, एक वक्त में वही बुरा व्यक्ति हमारे जीवन में कितना काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि छोटी सी छोटी चीज हमारे जीवन में इतना बड़ा काम निकाल देती है कि उसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया होगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से छोटा ना समझें और उसे बेदखल अपने घर से ना करें। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े सभी में होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ों में आकर के अपने घर को बर्बाद ना करें, दूसरे की जिंदगी को बर्बाद ना करें। इसलिए आपकी राय क्या है कि रेखा ने अपनी किडनी देकर के अपने पति को जीवन दान दिया, ये अच्छा किया या गलत किया, या उसे अपनी रंजिश निभानी चाहिए थी, या फिर सुरेश ने उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाया, ये अच्छा किया बुरा किया? ये अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई और नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।